अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम 9th क्लास के इसमें जो है पॉलिटिकल साइंस का पहला सबक जंग अज़ीम के बाद सियासी वाक़ियात का मुताला करेंगे। ये मैं जानता हूँ कि आपके लिए पॉलिटिकल साइंस ये नया सब्जेक्ट है। जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी ऐसे जो है काम बढ़ता जाएगा और आपको वो करना है। 11th-12 में पॉलिटिकल साइंस रहता है सब्जेक्ट आर्ट्स में, और वही बीए में एमए में भी रहता है पॉलिटिकल साइंस, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे इंट्रोड्यूस किया है 9th क्लास से ही, ताकि ये समझ में आए कि किसे कहते हैं और बच्चों के लिए आसानी रहे। इसलिए ऐसे ही आर्ट्स में 11th-12 या बीए में या एमए में इकोनॉमिक्स भी होता है। तो इस तरह से 9th क्लास से ही गवर्नमेंट ने इससे इंट्रोड्यूस कराया है, तारुफ कराया है, और ये बच्चों की भलाई के लिए। तो देखिए यहाँ पर जंग अज़ीम के बाद जो है सियासी वाक़ियात में बैनुल अक़वामी निज़ाम समझ में आ जाएगा। तो उसमें जो पॉइंट आता है वो ये कि हमारी समाजी ज़िंदगी एक दूसरे पर मुनहसर होती है। अगर देखा जाए तो इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक भी एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। कोई मुल्क बोलेगा कि मैं पावरफुल हूँ, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड है दूसरे पर। हमारी ज़रूरत देखो कुछ ऐसा रहता है कि दुकान लगी हुई रहती है, दुकान पर दुकानदार वेटिंग करता है कि कब ग्राहक आता है सामान लेके जाता है, लेकिन वही पेट्रोल के लिए हमको खुद जाना पड़ता है। वो वेटिंग नहीं करते, वो हमारी ज़रूरत है। यानी हम एक दूसरे पर डिपेंड है। हम एक दूसरे पर मतलब क्या कह सकते हैं कि हमारा इन्हिसार दूसरे पर है। कोई कहेगा कि मेरे सब काम एक साथ हो जाते हैं बगैर किसी के। एक समाज है और समाज में एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। छोटा रहे बड़ा रहे, अमीर रहे गरीब रहे, हर एक को एक दूसरे से कोई ना कोई काम रहता ही करना पड़ता है। ममालिक में बहुत से कारोबार होते हैं, लेन देन चलता रहता है। देखो एक कह सकते हैं कि देखो हम जो है रियासत महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं। कपड़ों के बिजनेस के लिए जो है लोग जाते हैं कहाँ पर, गुजरात में, वहाँ से कपड़े लेकर आते हैं और अपने महाराष्ट्र में जैसे महाड़ में ये करते हैं, बेचते हैं। तो इन्हें सारे हमने पैसा उनको दिया, वो कपड़ा लेकर आए, तो उनको पैसा मिला, हमको कपड़े मिले। तो ये एक दूसरे की ज़रूरत पूरी होती है। तो कोई मुकम्मल नहीं है। ऐसे ही दो रियासतों का जैसे हुआ दो ममालिक में, जैसे जापान और हिंदुस्तान, अपना भारत, ये दोनों में अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि इनमें भी बाहिमी इन्हिसार है एक दूसरे पर। कोई चीज़ की कमी हमारे यहाँ है तो दूसरे ममालिक से मांगा कर वो पूरी करते हैं। दूसरे ममालिक में किसी चीज़ की कमी है तो वो अपने से मांग कर पूरी कर लेते हैं। इस तरह से एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, बाहिमी इन्हिसार इसको हम कह सकते हैं। लेकिन बाद में और ममालिक आपस में मुआहदे भी करते हैं। मुआहदा यानी ट्रीटी, जैसे अमेरिका और इंडिया, इन दोनों में कई मुआहदे हुए जाने आने के ताल्लुक से जो भी है। इस तरह से आज़ाद और मुख्तलिफ ममालिक का इस तरह जो निज़ाम तश्कील पाता है उसे बैनुल अक़वामी निज़ाम कहते हैं। ठीक है, तो बैनुल अक़वामी निज़ाम का हो जाने के बाद बाहिमी इन्हिसार एक दूसरे पर मुनहसिर। तो दुनिया का हर गैर तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता मुल्क हर मामले में खुद कफील नहीं होता है। पहले ही मैंने बताया कि हम डिपेंड है एक दूसरे पर। बाहिमी इन्हिसार बैनुल अक़वामी निज़ाम की एक अहम खसूसियत है। तो ये समझ में आ जाएगा कि जैसे मैंने कहा कि किसी चीज़ की कमी अगर हमारे यहाँ पर है तो पूरी करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे से सपोर्ट लेते हैं। ये ज़रूरी है। खारजा पॉलिसी, तीसरा पॉइंट, फॉरेन पॉलिसी जिसे कह सकते हैं। तो हर मुल्क अपने दाखिली मामला के साथ साथ दीगर ममालिक से अपने मामला के ताल्लुक से जो पॉलिसी तय करता है उसे खारजा पॉलिसी कहते हैं। इसी पॉलिसी के मुताबिक मुल्क के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का तयन होता है। देखो कई ममालिक से हमारे बहुत अच्छे मरासी में ताल्लुकात है और कई ममालिक से तनाज़ा पड़ा हुआ है। जैसे चाइना को देखो, वो बॉर्डर का जो है मामला, सरहद का, इधर पाकिस्तान का। जैसे कह सकते हैं कि अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान पर, या कह सकते हैं कि ये
इजराइल अपने फ़लस्तीन के साथ, तो जहाँ बॉर्डर का मामला आया वहाँ झगड़ा शुरू, तो ये भी है। लेकिन इसी के साथ अगर देखा जाए तो एक दूसरे का सपोर्ट भी करते, मदद करते हैं। आगे चल के समझ में आ जाएगा कि कैसे मुखालिफत और कैसे इत्तेहाद पैदा होता है ममालिक में। पहली जंग अजीम का हो या दूसरे अल्फाज में पहली आलमी जंग। अब बोलते वक्त पढ़ाते वक्त जो है एक बात आ जाएगी कि अपनी इस किताब में जंग अजीम का वर्ड है, जबकि हमने पढ़ा है कई सालों तक तो आलमी जंग। अब पहले और दूसरी अलग है, उस तरह से ये करेंगे। तो पहली आलमी जंग जो है वो सन 1914 ईस्वी में शुरू हुई थी और सन 1918 ईस्वी में ख़त्म हुई। तो इस तरह से ये कह सकते हैं। और पहली जंग अजीम में शामिल जो ममालिक है वो अलग अलग ममालिक है। जैसे कह सकते हैं हम कि दोस्त ममालिक और मरकजी इत्तेहाद में शामिल, यानी एक दूसरे की जंग जो कब होती है जब मुखालिफत में हो। तो यहाँ इसके मुखालिफत में ये, इसके मुखालिफत में ये, तो उसमें दोस्त ममालिक का एक ग्रुप था जिसमें बरतानिया, फ्रांस, रूस, इटली और अमेरिका। जबकि मरकजी इत्तेहाद में अगर देखा जाए तो उसमें शामिल ममालिक है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सल्तनत उस्मानिया और बल्गारिया। तो ये जो है दोस्त ममालिक और मरकजी इत्तेहाद के बारे में बात हुई। अगला जो है ये कह सकते हैं कि पहली जंग अज़ीम के असर। अच्छा, एक बात है, जब जंग होती है तो जंग में नुकसान ही नुकसान है। कोई बोलेगा कि हमारा फ़ायदा है, तो ऐसा नहीं है। जैसे माली एतबार से बोलो या जिस्मानी एतबार से बोलो, नुकसान होता ही है। तो किसी ने नज़्म कर लिखा है और कहा है कि ऐ शरीफ इंसान हो, इस उम्मान से कि ऐ शरीफ इंसान हो, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में अमन की शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। इस तरह से कहा है कि झगड़ा कब होता है जब ख्यालात में इख्तिलाफ होता है, और दोस्ती कब होती है जब ख्यालात एक जैसा एक जैसे यकसा हो, तब ये कह सकते हैं। तो ये पहले यानी अभी भी है, अगर 10वीं में जाओगे तो पता चलेगा। पहली आलमी जंग वही लगता है आलमी जंग, क्योंकि बार बार वही बात आ रही है, यानी पहली जंग अज़ीम एक ही बात है। तो पहली जंग अज़ीम के असरात देखिए, ये 4 नंबर के लिए सवाल आता था बोर्ड में और अब भी आता होगा। और उसके बाद जो है असबाब भी पूछे जाते हैं। एक है कि पहले माहौल बनता है, तो यह असबाब, सबब की जमा असबाब यानी वजूहत। तो वजूहत पहले, लेकिन बच्चे क्या जल्दबाजी में क्या करते हैं कि सवाल पूरा पढ़ते नहीं है और जवाब लिखना शुरू करते हैं और 0 नंबर मिलते हैं। अच्छे बच्चे जो है जल्दी में गड़बड़ कर देते हैं और तकलीफ होती है। तो ध्यान में रखना, असरात अलग होते हैं, असर की जमा असरात, और असबाब अलग होते हैं। जंग से पहले असबाब और जंग के बाद असरात, तो ये समझ में आना चाहिए। तो देखिए क्या है, बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। कोई मुल्क कहेगा कि हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ, तो ऐसी बात नहीं होती। जंग में शामिल ममालिक और न शामिल होने वाले ममालिक सभी को माशी नुकसान से दो चार होना पड़ता है। ये बात सच है कि कुछ ममालिक को ज़्यादा तादाद में नुकसान होता है और कुछ को जो है बहुत कम, लेकिन होता ज़रूर है। फातह और मफ्त दोनों मुल्कों की मईशत तबाह हो जाती है। और यूरोपीय मुल्कों की नवाबाजात आज़ादी की तहरीक शुरू हुई। उन तहरीकों ने यूरोपीय ममालिक की बालादस्ती के सामने चैलेंज खड़ा कर दिया, क्योंकि लड़का पैदा की। तो ये असरात। उसके बाद जो है मजलिस अक़वाम का क़याम। अगला पॉइंट है मजलिस अक़वाम का क़याम। देखो, जंग होने के बाद हर एक को लगा कि अपना नुकसान हुआ है, तो अमन कायम करने के लिए एक जो है मजलिस अक़वाम का जो है क़याम अमल में आया था कि दोबारा ऐसी तबाकुन जंग न हो, इस ख्याल के तहत बैनुल अक़वामी तंजीम कायम की गई थी, मजलिस अक़वाम, जिसको मजलिस अक़वाम कह सकते हैं इंग्लिश में लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस इंग्लिश में कहते हैं लीग ऑफ नेशंस, मजलिस अक़वाम कह सकते हैं।
बैनुल-अक़वामी मसाइल को मुज़ाकरा व मसवालियत के ज़रिए हल करना और जंग को रोकना इस तंजीम की अहम जिम्मेदारी थी, इसकी जिम्मेदारी। लेकिन क्या मालूम है कि उस ज़माने में सुपर पावर वाला मामला था, जिसकी वजह से ये ज़्यादा देर तक पनप नहीं सकी और इसका ये क्या कहते हैं, इन्हें लोग जो है मुतासिर नहीं हो पाए, जिसकी वजह से फिर उसकी जो है मजलिस अक़वाम की नाकामी सामने आई। तो देखिए कि मजलिस अक़वाम दुनिया में अमन कायम नहीं कर सकी, बनाए थे लेकिन क्यों नहीं कर सके मालूम है कि अमेरिका मुखालिफत क्या करता था, जिसकी वजह से नाकामी का सबब जो है शुरू हो गया। जर्मनी, हिटलर, स्पेन में आमरीत को उरूज हासिल हुआ। इन मुल्कों की जारियत को मजलिस अक़वाम रोक नहीं पाई। मजलिस अक़वाम जो है दूसरी जंग अज़ीम को रोकने में नाकाम रह गई और इस तरह से जो है ये मामला जो है मजलिस अक़वाम नाकाम हो गई थी। उसके बाद है अगला पॉइंट, दूसरी जंग अज़ीम के ताल्लुक से बात होगी। ये पहली आलमी जंग के बारे में बात थी, पहले जंग अज़ीम के बारे में बात थी। अब है दूसरी जंग अज़ीम के ताल्लुक से। तो दूसरी जंग अज़ीम जो है सन 1939 ईस्वी में शुरू हुई और सन 1945 ईस्वी में जो है ये खत्म हो गई। लेकिन जब वो खत्म हुई है तो बेजा नुकसान हुआ है, क्योंकि कैसे मालूम है कि एटम बम का इस्तेमाल किया गया था, वहाँ पर जो है एटम बम का इस्तेमाल किया गया था। आपको मैं बता दूं कि उसमें जापान के दो शहर जो 5 अगस्त सन 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त सन 1945 ईस्वी को जो है नागासाकी पर जो है बम बरसाए गए थे, इसके ज़रिए से, अपने अमेरिका के ज़रिए से। आज भी अगर देखा जाए तो समझ में बात आती है कि बच्चे जो पैदा हो रहे हैं हिरोशिमा नागासाकी यानी जापान के इलाके में, वो अपाहिज, और इस तरह से जो है वो आज भी उसके असरात है केमिकल का जो इस्तेमाल किया गया, तो आज भी बच्चे जो पैदा होते हैं तो उनमें जो है ये फ़र्क नज़र आता है। तो दूसरी आलमी जंग, दोस्त ममालिक जो है उसमें कह सकते हैं बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, भारत, सोवियत यूनियन, चीन और अमेरिका थे। ये ममालिक उसमें शुमार थे और उसमें अगर देखा जाए हज़ब मुखालिफ में अगर देखा जाए कि ममालिक का शुमार होता है वह जर्मनी, जापान और इटली। फिर वही बात हुई, यानी एक इत्तेहाद का और इनके मुखालिफत में ये फिर झगड़ा। तो इस वजह से जो है तकलीफ होती है कि वही मैंने कहा ना कि बम घरों में गिरे के सड़क पर नस्ल आदम का खून बहता है, इसलिए ऐ शरीफ इंसानों जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में अमन की शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। ये तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी की तैयार करता है, इसरो की मदद से ये जंग हुई थी, इसलिए इस जंग में पहली जंग अज़ीम के मुकाबले में ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ। अगर देखा जाए तो जानी भी नुकसान हुआ है और माली भी। मैंने जो अभी एक मिसाल दिया था जापान के हिरोशिमा और नागासाकी तो बम बरसाए गए थे, आज भी उसके असरात मुरतब है। इसमें जो है एटम बम का इस्तेमाल किया गया था। इस दूसरी आलमी जंग में जो है वो एटम बम का इस्तेमाल किया गया था। कह सकते हैं कि दूसरी जंग अज़ीम में सबसे पहले अमेरिका ने एटम बम इस्तेमाल किया, जो मैंने आपको बताया। जापान के दो शहर हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने बम बरसाए थे, लेकिन तारीख के साथ बताया आपको हिरोशिमा नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी। यहाँ पर 5 अगस्त सन 1945 ईस्वी को, अच्छा दिन नहीं हुए, 9 अगस्त सन 1945 ईस्वी को जो है यहाँ पर बम गिराया गया, इसकी
बहुत ही तकलीफ। अब क्या हुआ, इस तरह से जंग का तो खात्मा हो गया दूसरे आलमी जंग का 1945 ईस्वी में, लेकिन अब सर्द जंग शुरू हुई। दिमाग में जैसे बोलते ना गुस्सा, एक तो गुस्सा सामने नजर आता है किसी का तो वो अच्छे लोग रहते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन एक ठंडा गुस्सा वाला होता है सर, तो सर्द गुस्सा जिसको कह सकते हैं, तो ये डेंजर। सामने आ जाए वो बेहतर है, लेकिन अंदर ही अंदर बदले के आग तो सामने वाले को नुकसान पहुंचाता है, तो ये तकलीफ जब आता है तो वो ऐसा नहीं। तो सर्द जंग का आगाज होना शुरू हो गया। तो देखिए सर्द जंग का आगाज अपनी बालादस्ती में इजाफा करने के लिए दोनों बड़ी ताकतों ने दीगर छोटे ममालिक को अपने ग्रुप में खींचने की कोशिश की। अब वही बात हुई, हर ताकतवर पावरफुल जो है मुल्क अपने कमजोर, अपने अतराफ के जो है कमजोर ममालिक को दम देकर जो है अपने ग्रुप में शामिल कर देते और इसरा साजी पर जोर दिया जाने लगा कि आपने अपने को जो है ना अभी हथियार बनाना ही पड़ेंगे। तो यह हथियार का इस्तेमाल होना था। दोनों बड़ी ताकतों में तसादम, इक़्तिदार की रस्साकशी, शहमार इसरा की दौड़ की वजह से पूरी दुनिया में तनाव का माहौल बन गया। बराह रास्त जंग नहीं, लेकिन जंग के भड़क उठने का खतरा लगातार होता रहा। इसी को जो है सर्द जंग कहते हैं। और 1945 ईस्वी से 1991 ईस्वी के तवील अरसे से ये देखा जाए तो ये सर्द जंग हावी रही है। जैसे ही सन 1945 ईस्वी को जो है ये खत्म हुई दूसरे आलमी जंग, वैसे ही सर्द जंग का आगाज शुरू हो गया। कब तक? सन 1991 तक, यानी कहाँ से कहाँ तक? सन 1945 ईस्वी से लेकर से सन 1991 ईस्वी तक जो है ये सिलसिला जारी रहा। और आपको पता भी है कि देखो जैसे कि इराक और कुवैत का मामला, फ़लस्तीन और इजराइल का मामला, कहीं इधर चाइना और इंडिया, इधर पाकिस्तान, बाद में जो है उसके बाद दिखाई दिया पाकिस्तान और हिंदुस्तान क्या भी हुआ। तो इस तरह से सर्द जंग जो है ना अंदर ही अंदर लावा का काम करते हैं और गुस्सा दिलाते रहते हैं और इस तरह से आगे बढ़ते हैं। फौजी तंजीमों का कयाम, आगे बारवा जो है फौजी तंजीमों का कयाम। सर्द जंग के दौरान सरमायादार ममालिक और इश्तराकी ममालिक ने आपस में फौजी तंजीमें कायम की और अमेरिका की क़यादत में बेल्जियम, बरतानिया, कनाडा, पुर्तगाल, यूनान वगैरह 13 ममालिक में फौजी तंजीम नाटो जिसको कहते हैं ना, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कायम किया। आगे चलकर इसमें मजीद जो है 14 ममालिक शरीक हुए थे और सोवियत यूनियन जो कह सकते हैं रूस, वो और अमेरिका, ये सुपर पावर एक दूसरे के समझे जाते थे उस जमाने में। दो ममालिक जो है सुपर पावर, एक रूस USSR जिसको कहते थे, एक अमेरिका USA के नाम से जो जाना जाता है। इन दो में जो है सुपर पावर के दौर में ये दोनों का झगड़ा, और यही अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करते हुए दीगर ममालिक को अपने अंदर में लाते थे। तो सोवियत यूनियन की क़यादत में वारसा माहिदा जो है नामी इश्तराकी ममालिक की फौजी तंजीम कायम हुई। उसके बाद जो है दुनिया की कुछ भी तकसीम, अब कुछ भी तकसीम अलग अलग हुई, दुनिया की कुतुबेनी रही, तो कुतुबेनी तकसीम कह सकते हैं। सर्द जंग के दौरान दुनिया के ममालिक दो ग्रोह में तकसीम हो गए। पहला जो है तमाम ममालिक जो है एक सुपर पावर पर मुनहसर हों तो उसे एक कुतुबी निज़ाम कहते हैं, और दो सुपर पावर के ग्रोह में मुनक़सम हो तो उसे कुतुबेनी निज़ाम कहते हैं, और कई बड़ी ताकतों के ग्रोह में मुनक़सम हो तो उसे बैनुल अक़वामी निज़ाम को कसीर कुतुबी निज़ाम कहते हैं। तो ये एक समझ में आ जाता है कि कुतुबी तकसीम इस तरह से हुई। अब इसरा की दौड़ और तर्क इसरा की कोशिश, यहाँ पर 14 पॉइंट जो है वो समझ में आ जाएगा कि दोनों सुपर पावर मुल्कों ने एक दूसरे को शहमात देने के लिए बड़े पैमाने पर इसरा साजी शुरू की, यानी हथियार बनाना शुरू किए। तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी की मदद से ज़्यादा मौलिक हथियार जो है बनने लगे। अब कैसे देखो, एक और मैं बता दूँ, पहले कैसा था कि लाठी जिसको हम लोग आम जुबान में काठी बोलते हैं, वो लेकर दौड़ना पड़ता था अपने मुखालिफ के सिमत में।
या तलवार का इस्तेमाल करते थे तो करीब जाना पड़ता, लेकिन अब फिर बंदूक करीब से, लेकिन अब उसके बाद गन मशीन के बाद जो है एटम बम का इस्तेमाल, या अभी तो ऐसा है कि एक पेन है और पेन में अगर यहाँ पर ये है उसके ज़रिए से भी जो है हमला कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत तेज़ हो गया है, कब क्या होगा पता नहीं। तो जिसकी वजह से जो है आज जो है ऐसा कह सकते हैं कि दुनिया एटम बम पर रखी हुई है, यानी कब हमला हो जाए कैसे बोलते आता नहीं। जैसे मिसाल दे सकते हैं कि चाइना अंदर ही अंदर तैयारी में है, अमेरिका और चाइना आजकल की अगर देखा जाए माहौल में तो हमेशा तकलीफ हो रही है। कोरिया के बारे में भी बात कर सकते हैं, तो ये सामने आती है बात। फिर उसके बाद जो है इलाकाई तंजीमों का क़याम, 15वां पॉइंट जो है इलाकाई तंजीमों का क़याम। तो तरक्की पजीर ममालिक की मदद करके माशी तरक्की हासिल करने के लिए इलाकाई तंजीमें कायम की गई। यूरोपीय ममालिक ने यूरोपीय यूनियन कायम की थी। तमाम यूरोपीय ममालिक ने क्या किया कि यूरोपीय यूनियन बनाए। जुनूब मशरकी एशियाई ममालिक ने जो है सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस वगैरह ममालिक पर मुश्तमिल आसियान तंजीम कायम की। तो आसियान तंजीम कायम की। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसका फुल फॉर्म है, और उसको उर्दू में जो है आसियान। अभी जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो उसमें एक जगह पर पूरा पेज है, तो उसमें अलग अलग बताया गया, तो उस वक्त डिटेल में हम लोग बात करेंगे आसियान के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो है अदम वाबस्तगी रद्द अद मैंने गए जो है अदम वाबस्तगी के बारे में बात होगी। अभी दोनों बड़ी ताकतों के गुरों में शामिल न होकर उतना वाबस्ता रहने की पॉलिसी को अदम वाबस्तगी कहते हैं। जो भी सुपर पावर है उसमें शिरकत न करते हुए अलग थलग रहना, तो इसको जो है अदम वाबस्तगी कह सकते हैं। अदम वाबस्तगी से मुराद दुनिया से अलग थलग या ना वाबस्ता रहना नहीं, बल्कि किसी भी सुपर पावर के गुरु से वाबस्ता न होना, ये कहलाता है। ये हो गया। फिर जो है एक जो तहरीक अदम वाबस्तगी क़यादत जो है किसने की थी, तो भारत के वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, घाना के वज़ीर आज़म क्वामे निक्रुमा, मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासर, इंडोनेशिया के सदर डॉक्टर अहमद सुकार्नो और यूगोस्लाविया के सदर जो है मार्शल टेटू, ये इन्होंने जो है तहरीक अदम वाबस्तगी की क़यादत की थी। यानी इसका मतलब ये है कि हमको जंग नहीं चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहे, वो बेहतर है, हमारे लिए भला है। फिर तहरीक अदम वाबस्तगी 1961 ईस्वी से अदम वाबस्तगी की तहरीक शुरू हुई। सन 1961 ईस्वी अगर देखा जाए, अब ये जो है सन 1961 ईस्वी में जो है तहरीक अदम वाबस्तगी शुरू हुई थी। और बड़े-आज़म एशिया और अफ्रीका के नए आज़ाद ममालिक ने इस तहरीक की हिमायत की थी। सर्द जंग के खात्मे के बाद भी इस तहरीक की अहमियत में कोई कमी नहीं आई। तहरीक अदम वाबस्तगी की अहमियत, इम्पोर्टेंस, ये तो उसके इम्पोर्टेंस देखिए क्या है, अहमियत क्या है। इस तहरीक ने नवाबादियात, साम्राज्यत और नस्ल परस्ती की मुखालिफत की। नस्ल परस्त यानी समझे वो सिया फार्म, ये सफ़ेद फार्म यानी अमेरिका वाले या इंग्लैंड वाले जो गोरे लोगों को, सिया फार्म अफ्रीका में, हम लोगों को भी सिया फार्म में। जब गांधी जी अफ्रीका गए थे तो वहाँ जब सफ़र कर रहे थे तो उनको जो है फर्स्ट क्लास के डब्बे में वो सफ़र कर रहे थे, तो उनको अंग्रेज़ों ने बाहर जो है निकाल दिया और स्टेशन पर सारी रात, सर्दी का मौसम था, ठिठर कर रह गए। लेकिन उसके असरात दूर रस रहे और इन्हें बहुत ज़्यादा देर तक रहे। उसके बाद जो है सर्द जंग के खात्मे के बाद भी इस तहरीक की अहमियत में कोई कमी नहीं आई। तहरीक अदम वाबस्तगी की अहमियत कह सकते हैं कि बैनुल अक़वामी मसाइल के पुरअमन रहने पर जो है जोर दिया गया। फिर इंसानियत, आलमी अमन सलामती और मसावत की कदरों को बुनियादी अहमियत दी गई। फिर तरक्की इसलाह और इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया। फिर नए आलमी
माशी निज़ाम के क़याम का मुतालबा किया गया और जो है बैनुल अक़वामी सियासत में पसमानदा ममालिक को बावकार मुकाम पाने का यकीन दिलाया गया। इस तरह से जो है हो गया। फिर सर्द जंग का खात्मा, तो कह सकते हैं सोवियत यूनियन ने खुली मईशत की पॉलिसी इख्तियार की, जिसकी वजह से माशी निज़ाम पर गिरफ्त जो है कमज़ोर हो गई और माइखल गोर्बाचोव की तश्कील नाम और शफाफियत की पॉलिसियों की वजह से ज़राए अबलाग पर गिरफ्त में कमी वाक़ई हुई, जमहूरियतकारी को रिवाज हासिल हुआ और सोवियत यूनियन के ज़ेर असर ममालिक ने सरमायादाराना और जमहूरी निज़ाम इख्तियार किया और सोवियत यूनियन का शराजा बिखर गया और नए ममालिक वजूद में आए थे। तो एक बात है कि एक वक्त जो है दो सुपर पावर ममालिक जैसे रूस और कह सकते हैं हम अमेरिका, तो इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। किसी ने पेशन गोई की कि ये इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे रूस के, और वो हो गए। जैसे आप जितने भी आप अल्फाज सुनते हो, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ऐसे जो भी नाम है ना आपको मिलेंगे रूस की तरफ, तो ये टुकड़े हो गए, वरना रूस बहुत बड़ा इलाका था पहले। और ऐसी पेशन गोई हुई है कि अमेरिका के भी टुकड़े टुकड़े होंगे, उसका भी शराजा बिखरने वाला है। अब कब वो बोलते आता नहीं है, लेकिन है करें। सर्द जंग के बाद की अहम तब्दीली, तो सर्द जंग के बाद के अहम तब्दीलियों में आलमी सियासत में अमेरिका वाहिद सुपर पावर रह गया, शराजा बिखर गया उसका, इसलिए अब जो है दुनिया का वाहिद सुपर पावर मुल्क जो है वो है अमेरिका। तिजारत और माशी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए माहौल साजगार हो गया और सरमाया, मेहनत, आलमी बाजार और मालूमात की आलमी सतह पर तोसी हो गई और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, इंसानी हुकूक़ की निगहदाश्त, मसावात, मर्द-ओ-ज़न जैसे उमूर को अहमियत हासिल हुई। एक बात है, पहले जो है मसावात, मर्द-ओ-ज़न, पहले औरतों को जो है कम समझा जाता था, यानी उनको जो है काम करने के लिए बाहर रहनी या फिर गुलाम बना के रखते थे, यानी कम मजदूरी दी जाती थी काम करने के बाद, और मर्द हजरात को जो है ज़्यादा। अब आप देख रहे हैं कि मर्दों के शाना बशाना जो है औरतें भी काम कर रही है, एरोप्लेन चला रही है, ट्रेन भी चला रही है, इवन आप बस भी चला रहे हैं, ट्रक भी चलाती है। अपने घर के ज़रूरियात को पूरा करने के लिए औरतें भी बाहर आकर काम करने लगे। कभी वक्त आप लोगों ने ड्राइवर देखे होंगे, रिक्शा ड्राइवर, ऐसे भी है। अपने इलाके में गोरेगांव में भी एक लेडी थी, वो एक्सपायर्ड हो गई, वरना बाहर निकले। तो इस तरह से अब जो है ऑफिस में आप देख रहे होंगे कि औरतें काम कर रही हैं। तो अब जो है मसावत मर्द-ओ-ज़न वाला मामला आ गया है। आलमकारी ने ग्लोबलाइजेशन, इसको कह सकते हैं, आलमकारी का मतलब होता है ग्लोबल से बनाना है, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल से बनाया। तो इसका मफ़हूम सुनिए, तिजारत और माशी आज़ादी, सरमाया बाजारों को खुला होना, आज़ादाना तौर पर ख़यालात और नज़रियात का तबादला होना, और इत्तलाती टेक्नोलॉजी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से मुल्कों की जो सरहदों की पहले जैसी अहमियत नहीं रही। इन तमाम सरगर्मियों को क्या कहते हैं? आलमकारी कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। आलमकारी की वजह से बाजार आज़ाद हो गए, तिजारत में इजाफा हुआ, लेकिन अमीर और गरीब मुल्कों के दरमियान खलीज कम नहीं हुई। एक बात है, अमीर तरीन होता जा रहा है, गरीब तरीन होता जा रहा है। आजकल देख रहे हैं पेट्रोल के भाव कैसे चल रहे हैं, आजकल देख रहे हैं आपके गैस जो हम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना हम खाना नहीं पका सकते, उसकी कीमतें जो है कितनी बढ़ गई हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इससे कुछ फ़र्क नहीं, अमीरी और गरीबी में जो है फ़र्क नहीं है। इस तरह से अपना जो चैप्टर ज़रा तवील चैप्टर था, दीगर 6 चैप्टर में से पहला चैप्टर लंबा लेकिन ज़रूरी था। तो पहले आने में जाएँ, दूसरे आने में जाएँ, सर्द जंग। तो पहले आने में जाएँ, बताया मैंने सन 1914 ईस्वी में शुरू हुई और सन 1918 में ख़त्म हुई। दूसरे आदमी ने मैंने कहा कि सन 1939 ईस्वी में शुरू हुई और फिर जो है 1945 में ख़त्म हो गई। और बाद में जो है सर्द जंग का आगाज़ हुआ, जो सन 1945 से शुरू हुई और सन 1991 ईस्वी तक चलती रही। इस तरह से आज का ये चैप्टर अपना ख़त्म हो जाता है।
आप तमाम तलबा व तालिबात से गुजारिश है कि आप इसके सवाल जवाब जो है लिखेंगे और अपने बयास जो है लिखने के बाद उसकी कॉपी मुझे भेजिएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।